बायोस्फीयर में कंपोनेंट्स रहते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम जो है वो दो टाइप के कंपोनेंट्स रहते हैं इकोसिस्टम में। दैट इज़ बायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट यानी वो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग कंपोनेंट्स को लगता है, एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स यानी वो जो नॉन लिविंग एलिमेंट्स है इकोसिस्टम में, उसको अबायोटिक कंपोनेंट कहा जाता है। बायोटिक कंपोनेंट में ऑटोट्रॉफ प्रोड्यूसर्स, हेटेरोट्रॉफ्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर यानी जो भी चीज़ सांस ले सकती है उसको बायोटिक कंपोनेंट में लाया गया है। तो अबायोटिक कंपोनेंट में उसको लाया गया है जो प्राइमरीली जो होती है वो लाइक एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स एक्सेट्रा। सो ये जो टर्म इकोसिस्टम है इसको कॉइंट किया था एजी टैंसले ने 1935 में। एजी टैंसले कौन थे? इंग्लिश बोटानिस्ट थे। एजी टैंसले एक इंग्लिश बोटानिस्ट थे और उन्होंने ये जो इकोसिस्टम टर्म है, इकोसिस्टम टर्म को उन्होंने जन्म दिया था 1935 में। इकोसिस्टम यानी वो जो कम्प्लेक्स कम्युनिटीज़ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कम्प्लेक्स कम्युनिटीज़ को एक कंस्टेंट इंटरेक्शन विद द फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ क्या करता है, मतलब एक कंस्टेंट इंटरेक्शन बनाता है फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को के कम्प्लेक्स कम्युनिटीज़ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कम्प्लेक्स कम्युनिटीज़ को फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ एक कंस्टेंट इंटरेक्शन कराता है, उसको इकोसिस्टम कहा जाता है। ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट में ऑटोट्रॉफ्स आते हैं। ऑटोट्रॉफ्स यानी वो जो प्लांट्स या प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। ऑटोट्रॉफ्स जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स यानी वो जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते पर जो अपना खाना बनाते हैं लाइक ऑटोट्रॉफ, उन पे टोटली कम्प्लीटली डिपेंडेंट आउट रहते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स में क्या होते हैं, लाइक हेटेरोट्रॉफ्स के जो कंज्यूमर्स है वो क्लासीफाइड किए गए हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। क्वाटरनरी जिसको अपेक्स प्रेडेटर्स भी कहा जाता है, as we can learn in the that 10% law or trophic label. प्राइमरी कंज्यूमर्स जिसको हार्बिवोरस कहा जाता है वो अपनी एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स लेते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जैसे डियर एंड ऑल से, जो ग्रास को खाते हैं उनसे प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या करते हैं, एनर्जी लेते हैं। जैसे कि एनर्जी ग्रास से कौन लेता है, डियर, ग्रास ऊपर एंड ऑल, राइट। सो सेकेंडरी कंज्यूमर या कार्निवोरस वो डिपेंडेंट आउट होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स पे अपनी एनर्जी लेने के लिए, एनर्जी पाने के लिए, प्राइमरी कंज्यूमर्स के लिए खाना पाने के लिए प्राइमरी कंज्यूमर्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी वो जो डियर प्राइमरी कंज्यूमर्स डियर है या ग्रास ऊपर है, तो सेकेंडरी कंज्यूमर वो हुआ जो डियर को या ग्रास को खाता है, सॉरी ग्रास होपर को खाता है। सो ग्रास होपर को कौन खाता है, फ्रॉग खाता है। सो फ्रॉग क्या हुआ, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। टर्शियरी कंज्यूमर यानी वैसे ऑर्गेनिजम्स जो कम्प्लीटली डिपेंडेंट आउट होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स के ऊपर अपना खाने के लिए। ठीक है। टर्शियरी कंज्यूमर्स ऐसे कार्निवोर्स या ओमनिवोर्स है। ओमनिवोर्स इन द केस वैसे ऑर्गेनिजम्स जो बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को खाते हैं लाइक ह्यूमन बींग्स, नॉट ऑल बट दोज हु आर नॉन वेजिटेरियन। जैसे कि एग्जांपल लायन क्या है, टर्शियरी वो है। लायन किस चीज़ को खाता है, लायन डियर को तो खा ही लेगा ना। सो सेकेंडरी कंज्यूमर में डियर था तो लायन डियर को खा रहा है, तो लायन क्या हुआ, टर्शियरी कंज्यूमर हुआ। एंड एट दैट केस अब लायन को भी कोई खा सकता है, मतलब लायन इतना बड़ा चीज़ है उसको भी कोई खा सकता है, इतना ताकतवर चीज़ है उसको भी अगर कोई खा सकता है तो वो सबसे बड़ा हुआ, राइट। अब उससे ऊपर उसको कोई नहीं खा सकता है, उस चीज़ को कोई नहीं खा सकता है। ऐसे कुछ है, मरने के बाद खुद सड़ जाते हैं वो चीज़, लाइक ईगल एंड हॉक जिस आर अपेक्स प्रेडेटर्स। ठीक है। अपेक्स प्रेडेटर ईगल एंड हॉक है जो क्या करते हैं, टर्शियरी कंज्यूमर्स के मारते हैं, टर्शियरी कंज्यूमर्स के मरे हुए शरीर को या टर्शियरी कंज्यूमर्स को खा लेते हैं। टर्शियरी कंज्यूमर्स को जो खा लेते हैं, लायंस टाइगर्स को जो खाते हैं वो हॉक एंड ईगल्स है और उनको एपेक्स प्रेडेटर भी कहा जाता है। उनके पास कोई भी नेचुरल प्रेडेटर तो नहीं होता है कंज्यूम करने के लिए, तो इसलिए वो मतलब टॉप ऑफ द फूड चेन का सबसे ऊपर ही वाला हिस्सा लेते हैं। दैट इज़ एपेक्स प्रेडेटर जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा लेते हैं फूड चेन में। तो जो ये मरता है, लाइक मैंने कहा कि ईगल मरेगा, ठीक है। ईगल मरेगा तो ईगल को कौन खाएगा, अब ईगल का शरीर सड़ जाएगा, गंदा हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, ठीक है। तो उसको खाना तो पड़ेगा ना, तब ना वो इस धरती से बाहर निकलेगा, धरती पे नहीं बचेगा और उसको खाते हैं डिकम्पोजर्स इन द केस फंगी एंड बैक्टीरियाज एंड ऑल। सेप्रोफाइट्स, फंगी एंड बैक्टीरिया क्या है, सेप्रोफाइट्स, ठीक है। तो फंगी एंड बैक्टीरिया जैसे जो सेप्रोफाइट्स जैसे फंगी एंड बैक्टीरिया जिसको डिकम्पोजर्स कहा जाता है वो किसको खाते हैं, प्लांट एंड एनिमल्स दोनों के रिमेन्स। प्लांट सब्जियां भी सड़ जाती है तो कौन खाता है, सब्जियां भी सड़ने के बाद डिकम्पोजर्स ही खाते हैं। फंगी लग जाती है, जो कहते हैं ना कि फंगाई लग गई है, तो वो सब्जियों में भी वो हो जाता है, सब्जियों में भी वो चीज़ रहता है, फंगी रहती है, बैक्टीरियाज लग जाते हैं खाने में, मरे हुए सड़े हुए जानवरों में।
दे ब्रेक डाउन, ये जो डिकम्पोजर्स थे उनका काम क्या है, वो जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स रहते हैं उनको सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करके, प्लांट सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करके वो वहाँ पे छोड़ देते हैं उससे उसको, ताकि प्लांट्स भी उसको न्यूट्रिएंट्स की तरह ले सके वापस से। प्लांट क्या होता है, जो भी बचा हुआ चीज़ रहता है, ब्रेक डाउन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो भी होता है उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देती है डिकम्पोजर, और वो कन्वर्टेड जो चीज़ सिंपल सब्सटेंस है वो प्लांट्स एज न्यूट्रिएंट्स उस चीज़ को ले लेती है। तो कंपोनेंट्स कितने थे इकोसिस्टम के? कंपोनेंट्स दो थे, दैट वाज बायोटिक एंड अबायोटिक। तो वैसे इकोसिस्टम के टाइप्स भी दो है, दैट इज़ टेरेस्ट्रियल एंड इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल एंड इकोसिस्टम कहने से इतना तो, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम कहने से इतना तो हो गया कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम यानी कि लैंड बेस्ड इकोसिस्टम में, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में सिर्फ लैंड रहता है इसलिए उसको टेरेस्ट्रियल कहा जाता है, एज वी लर्न दैट इन स्मॉल क्लासेस। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स वो इकोसिस्टम है जो लैंड बेस्ड इकोसिस्टम ने, मतलब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में पूरा का पूरा लैंड होता है, पूरा का पूरा लैंड में जो इकोसिस्टम बेस्ड जो इकोसिस्टम रहता है उस इकोसिस्टम को कहा जाता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। जैसे कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बहुत टाइप्स के हो सकते हैं, लाइक फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, टुंड्रा एंड डेजर्ट इकोसिस्टम्स। फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स क्या होते हैं? फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स बायोडाइवर्सिटी में बहुत ही रिच होते हैं। बायोडाइवर्सिटी इतनी होती है फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, एंड कार्बन सिंक, अर्थ का कार्बन सिंक एक बहुत ही मेजर कार्बन सिंक अर्थ में उसका पाया जाता है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में बहुत ही मेजर कार्बन सिंक पाया जाता है, पूरी अर्थ के फॉरेस्ट इकोसिस्टम में कार्बन सिंक बहुत ज़्यादा पाया जाता है। एंड ये बायोडाइवर्सिटी में भी रिच है, क्योंकि फॉरेस्ट्री एक ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत किस्म के जानवर दिख सकते हैं। इन जानवर के बहुत अलग अलग स्पीसीज भी वहाँ पे दिख सकते हैं। एग्जांपल फॉरेस्ट इकोसिस्टम हम लोग मान सकते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को एंड कॉनिफोरस फॉरेस्ट को, दोनों ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड कॉनिफोरस फॉरेस्ट, ये भी बायोडाइवर्सिटी रिच प्लेसेस ही है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम जहाँ पे रेनफॉल इज स्कैंटी एंड वेजिटेशन इज डोमिनेटेड बाय स्कैटर्ड ग्रासेस एंड श्रब्स, जैसे कि टेम्परेट ग्रासलैंड्स एंड सवन्ना ग्रासलैंड्स। ओके, सो टुंड्रा इकोसिस्टम जो है, टुंड्रा इकोसिस्टम आर डिवॉइड ऑफ ट्रीज एंड आर फाउंड इन कोल्ड क्लाइमेट्स। ये बहुत ही ज़्यादा ठंडी जगह जो जहाँ पे होती है, टुंड्रा इन द केस ठंडी जगह पे मिलती है, और जहाँ पे रेनफॉल बहुत ही कम हो जाए। कोल्ड क्लाइमेट कोल्ड होता है बट रेनफॉल नहीं होता है, रेनफॉल कम होता है, क्लाइमेट ठंडा रहता है बट रेनफॉल कम होता है। तो वैसी जगह पे क्या होता है कि टुंड्रा इकोसिस्टम होते हैं, वहाँ पे कोई भी ट्रीज़ नहीं होता है, दूर दूर में कहीं देखने को मिल गए तो मिल गए, वरना पे वहाँ पे ट्रीज़ नहीं रहता है। ठीक है, दे आर डिवॉइड ऑफ ट्रीज। दिस आर कवर्ड विद स्नो फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर। यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्नो होता है कि पूरा का पूरा मतलब साल में से बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्नो रहता है, स्नो से ये ढका हुआ रहता है ये इकोसिस्टम। And at last but not the least, desert ecosystem. Desert ecosystem are characterized by high diurnal range of temperature with very hot days and very cold nights. वेजिटेशन इज़ डोमिनेटेड बाय थॉर्नी स्ट्रब्स एंड स्ट्रब्स। तो डेजर्ट इकोसिस्टम में क्या होता है कि ये मतलब हाई डिurnal रेंज, दिन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, दिन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो रात को बहुत ज़्यादा ठंड होती है यहाँ पे, इसलिए यहाँ का वेजिटेशन जो है वो थॉर्नी स्ट्रब्स से डोमिनेटेड हुआ है। एंड सेकेंड टाइप ऑफ इकोसिस्टम दैट इज एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक्वाटिक इकोसिस्टम यानी ऐसा इकोसिस्टम जो पानी में या पानी के अंदर मिलते हैं। एज एक्वाटिक मीन्स वाटर के अंदर या वाटर बॉडीज ऑफ वाटर के अंदर, मतलब वाटर के अंदर या वाटर के ऊपर, मतलब जो भी हो वाटर में ही मिलते हैं, वाटर में या वाटर के अंदर जो भी टाइप के एनिमल्स या कुछ भी मिलते हैं उसको एक्वाटिक कहा जाता है। वहाँ पे जो भी कुछ रहता है वो रहने का जो जगह है उसको इकोसिस्टम कहा जाता है। सो एक्वाटिक इकोसिस्टम यानी कि पानी में जो जितने भी जानवर रहते हैं उनके लिए वो एक इकोसिस्टम में। दिस कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ये दो टाइप्स में डिवाइड हो सकते हैं, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में एंड मराइन इकोसिस्टम में, जहाँ पे नमक होता है वो वाला इकोसिस्टम एक है, और एक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है जो कि सिर्फ 2.5% ऑफ द अर्थ में 2.5% ये। Freshwater ecosystem are ecosystems that are found in lakes, ponds or wetlands which are devoid of salt content or have very little salt content as compared to the seas. Freshwater ecosystem ऐसे इकोसिस्टम से जो लेक्स में, पोन्ड्स में और वेटलैंड्स में पाए जाते हैं, जहाँ पे सॉल्ट का कंटेंट बहुत ही कम हो या सॉल्टी ना हो। पोन्ड्स, लेक्स एंड वेटलैंड्स में पाए जाते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स, जहाँ पे नमक की मात्रा हो ही ना, या तो थोड़ी हो या तो हो ही ना, ऐसे मतलब मात्रा नमक हो ही ना उस पानी में, उसको फ्रेश वाटर कहा जाता है। या एज इन कंपेरिजन ऑफ सीज बहुत कम नमक वहाँ पे हो तो उसको भी फ्रेश वाटर कहा जा सकता है।
बट मराइन इकोसिस्टम क्या है? ऐसे इकोसिस्टम है जो सीज एंड ओशंस को लिया जा सकता है उसमें। मतलब यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। बायोडाइवर्सिटी इन कंपेरिजन टू द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मराइन इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, बट यहाँ पे जो सॉल्ट लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा हाई है। सॉल्ट का कंटेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई है कि मतलब एक गिलास पानी लो और उसको उबाल के छान लो ना, तो वहाँ से पूरा एक गिलास में से थोड़ा पानी बचे और सारा नमक निकल जाए, इतना पानी रहता है, इतना नमक रहता है उस पानी में, मराइन इकोसिस्टम के पानी में। Trophic label. Second topic is trophic label. Trophic label in an ecosystem represents a hierarchical label or position in a food chain that organisms occupy based on the source of nutrients. Each label consists of organisms that share the same function in the food chain. Energy flow in a trophic label is unidirectional. Energy decreases as you move up through trophic labels. Only about 10% of the energy from one label is passed to the next, while the rest is lost as heat. सो यहाँ पे मेन चीज़ क्या हुआ, जो मैंने लास्ट में बोला कि सिर्फ 10% ही एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल में पास हो सकती है और बाकी जो 90% ऑफ द एनर्जी रहता है वो हीट की तरह लॉस्ट आउट हो जाता है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में या कुछ में, वो इट इज़ लॉस्ट एज हीट। ट्रॉफिक लेवल इकोसिस्टम में ट्रॉफिक लेवल किसको रिप्रेजेंट करता है? एक हायरार्कियल लेवल या फूड चेन की जो पोजीशन है उसको लेवल आउट करता है, ठीक है, ताकि जो ऑर्गेनिजम्स है वो अपने सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से वहाँ पे एक जगह बना लेते हैं और वो जगह हायरार्कियल बन जाती है। Each label consists of organisms that share the same function in the food chain. Each label मतलब हर एक ट्रॉफिक लेबल क्या होता है कि हर एक ट्रॉफिक लेबल में ऐसे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो सेम फंक्शंस वो करे फूड चेन में। लाइक अब एक जो होता है घास को खाता है, राइट, द वन हु ईट ग्रास, all the animals who eat grass except the omnivores who eat both animals and plants. जो भी ग्रासेस खाने वाले एनिमल होते हैं उनको क्या किस में रखा जाता है? एक ट्रॉफिक लेवल में जाता है। तो जो भी जानवर को खाने वाले एनिमल है उनको एक ट्रॉफिक लेवल में रखा जाता है, ठीक है। तो ऐसे मतलब जो ग्रास को खाते हैं उनको एक में रखा जाता है, सारे जानवर जो सिर्फ घास खाते हैं उनको एक ट्रॉफिक लेवल में रखा जाता है, तो सारे जानवर जो मांस खाते हैं उनको एक ट्रॉफिक लेवल में रखा जाता है। सो ऐसे डिवाइडेड होते हैं। और जो घास होते हैं खुद जो प्रोड्यूसर्स जो खुद ग्रासेस एंड ऑल है वो एक ही ट्रॉफिक लेवल में रहते हैं। सो ऐसे एक ट्रॉफिक लेवल बनाया गया है। सारे सेम फंक्शन जो शेयर करते हैं उन सारों को एक ही लेवल में रख दिया गया है। जैसे डियर, फ्रॉग एंड ऑल, ये सब डियर, ग्रास ओपर, ये सब एक ही ट्रॉफिक लेवल में है, ताकि क्योंकि डियर एंड ग्रास ओपर दोनों ग्रास खाते हैं, ठीक है। सो एज आई टोल्ड बिफोर कि ओनली अबाउट 10% ऑफ द एनर्जी जो है वो एक लेवल से दूसरे लेवल में पास होगी, वाइल द रेस्ट क्या होगा, लॉस्ट एज हीट हो जाएगा। बट ये जो 10% है, लाइक सन 10% ऑफ द एनर्जी, सन के पास 100% एनर्जी और सन से 100% एनर्जी आ रही है। सन से जो 100% एनर्जी आ रही है उसमें से 10% एनर्जी ही प्रोड्यूसर यानी कि ग्रास ले सकता है। सन से आया हुआ 10%, सन के पास ओवरऑल 100% एनर्जी है, तो उसमें से जो 10% एनर्जी वो दे रहा है, सन के पास ओवरऑल 100% एनर्जी है, तो 100% एनर्जी ही वो प्रोड्यूसर को नहीं देगा। जो 100% एनर्जी सन के पास है उसमें से 10% एनर्जी वो क्या करेगा, प्रोड्यूसर को देगा। लाइक अब मतलब सनशाइन एंड ऑल होगा तो क्या होगा कि ये जो ट्रीज़ एंड ऑल है वो ग्रो आउट करेंगे, उनका ग्रोथ लेवल बढ़ेगा, ग्रोथ होगा। सो वैसे क्या होगा कि सन की जो 10% ऑफ द एनर्जी है वो उन प्रोड्यूसर्स में अब्जॉर्ब हो जाएंगी, प्लांट्स, ट्रीज़ एंड ऑल में अब्जॉर्ब हो जाएंगी। तो उन प्लांट्स, ट्रीज़ एंड ऑल को जो खा रहा है, जो प्राइमरी कंज्यूमर है, ग्रास ऊपर, रेविड्स, जू प्लैंक्टन्स, डियर, ये सारे चीज़ जो है जो उन प्लांट्स को खा रहे हैं वो क्या है, वो जो देखो सन से 10%, सन की ओवरऑल 100 में से 10% एनर्जी एक प्रोड्यूसर एक प्लांट्स पे आई, तो उन प्लांट्स में क्या हुआ, सन के 100 में से 10% एनर्जी जब उन प्रोड्यूसर्स में आई तो वो 10% एनर्जी एक प्रोड्यूसर के लिए 100 बन गई, ठीक है। वो 10% एनर्जी जो वो सन से ले रहा है वो उसके लिए 100 बन गई है। अब जो प्रोड्यूसर के पास जो 10% एनर्जी प्रोड्यूसर को मिली थी अब वो उसी के लिए 100% बन गई है, तो उस 100 में से भी 10% निकल के आएगा और वो सेकंड वाले प्रोड्यूसर को मिलेगा जो भी डेविड, ग्रासहोपर एंड जू प्लैंक्टन है। अब फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल जो प्रोड्यूसर प्लांट, फाइटोप्लैंक्टन से उनसे लिया गया 10% एनर्जी जो ग्रासहोपर, डेविड्स को मिला है उसको वो लोग 100% एनर्जी मान लेंगे।
एंड उस 100% एनर्जी से भी 10% एनर्जी जो होगा वो 10% एनर्जी फिर जाएगा फ्रॉग्स जो ग्रासोपर को खाते हैं और स्मॉल बर्ड्स जो इंसेक्ट्स को खाते हैं उनके ऊपर चला जाएगा, एंड वो भी उसका भी ओवरऑल 100% का 10% एनर्जी जाएगा लायंस एंड टाइगर्स में। अब उसका भी क्वाटरनरी कंज्यूमर्स के पास जाएगा जैसे कि ईगल्स एंड हॉक्स। सो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल जिसको प्रोड्यूसर्स कहा जाता है वो प्लांट्स एंड फाइटोप्लैंक्टन से। तो सेकंड ट्रॉफिक लेवल जिनको प्राइमरी कंज्यूमर्स कहा जाता है वो हार्बीवोर्स लाइक ग्रासहोपर्स, रैबिट्स और जूप्लैंक्टन से। एंड थर्ड ट्रॉफिक लेवल जिसको सेकेंडरी कंज्यूमर कहा गया है वो कार्निवोर्स लाइक फ्रॉग्स विच इट ग्रासहोपर्स और स्मॉल बर्ड्स विच इट इंसेक्ट्स है। And fourth trophic label tertiary consumers, higher order carnivores like lions, tigers, sharks which feed on the primary and secondary consumers, and omnivores which feed on the previous trophic labels. Fifth trophic label quaternary consumers in some ecosystems, apex predators like eagles, hawks and etc. So trophic label in an ecosystem क्या है, ट्रायंगुलर शेप में है जहाँ पे फर्स्ट में ग्रीन प्लांट्स मिलेंगे तो सेकंड ट्रॉफिक लेवल में हार्बीवोर्स मिलेंगे, थर्ड में कार्निवोर्स मिलेंगे तो फोर्थ में सेकेंडरी कार्निवोर्स मिलेंगे, एंड एट लास्ट एपेक्स प्रेडेटर्स मिलेंगे। एपेक्स प्रेडेटर्स होते हैं वल्चर्स, ईगल्स, लायंस एंड टाइगर्स। Concepts of ecological pyramids or trophic levels. Ecological pyramid और trophic level, this both term means the same. ecological pyramid हो या trophic level वाला pyramid हो, ये दोनों ही सेम ही हैं। As ecological pyramid is an graphical representation that shows the relationship between trophic levels in an ecosystem. इकोलॉजिकल पिरामिड एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो रिलेशनशिप को शो करता है ट्रॉफिक लेवल, बहुत सारे ट्रॉफिक लेवल के बीच के रिलेशनशिप को जो शो करता है वो इकोलॉजिकल पिरामिड है। द कंसेप्ट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड टू द वर्ल्ड ऑफ इकोलॉजी बाय चार्ल्स एल्टन इन 1920s। ये जो कंसेप्ट इकोलॉजिकल पिरामिड का जो कंसेप्ट है जैसा कि इकोसिस्टम टर्म एज इट आंसर्ड इन 1935 में कॉइन किया था। तो ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड है, इकोलॉजिकल पिरामिड का कंसेप्ट किसने फर्स्ट में इंट्रोड्यूस किया था? एक वर्ल्ड ऑफ इकोलॉजी में इकोलॉजी का कंसेप्ट, इकोलॉजिकल पिरामिड का कंसेप्ट किया था चार्ल्स एल्टन ने 1920s में। 1920s में क्या किया था चार्ल्स एल्टन? इन 1920s चार्ल्स एल्टन CHARLESELTON इन 1920s चार्ल्स एल्टन ने क्या किया? वर्ल्ड ऑफ इकोलॉजी में इकोलॉजिकल पिरामिड का कंसेप्ट फर्स्ट इंट्रोड्यूस आउट किया। ठीक है, वो किसने फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था इकोलॉजिकल पिरामिड का कंसेप्ट? चार्ल्स एल्टन ने 1920s में। अब कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड में पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, ये सब आते हैं। सो पिरामिड ऑफ एनर्जी, व्हाट इज़ पिरामिड ऑफ एनर्जी ना? पिरामिड ऑफ एनर्जी यानी ऐसे एनर्जी जो प्रोड्यूसर में 10,000 किलो कैलोरी होते हैं तो प्राइमरी कंज्यूमर के पास 1000 ही जाएगा, उसका 10% जाएगा ना, तो 1000 हो जाएगा। सो उसका प्राइमरी कंज्यूमर में जो के पास जो 1000 किलो कैलोरी है वो किलो कैलोरी और 10% ही सेकेंडरी के पास जाएगी तो वहाँ पे 100 किलो कैलोरी हो जाएगा, और उसका भी 10% जब टर्शियरी कंज्यूमर के पास जाएगा तो उसके पास 10 किलो कैलोरी ही बचेगा। सो ऐसे जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्म होता है, डिक्रीजिंग रेट ऑफ एनर्जी फ्लो जो होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी में देखने को मिलता है। एनर्जी पिरामिड्स क्या करते हैं? इलस्ट्रेट करते हैं क्वांटिटी ऑफ एनर्जी को जो हर एक लेवल में अवेलेबल आप होती है। एज वी मूव अप द पिरामिड, जैसे ही हम पिरामिड के ऊपर मतलब पिरामिड जो है उस पिरामिड में ऊपर बढ़ते जाते हैं वैसे ही क्या होती है? एनर्जी डिक्रीज होती जाती है। विद प्राइमरी प्रोड्यूसर सच एज प्लांट एट द बेस पोजेसिंग द हाईएस्ट अमाउंट वाइल हायर लेवल सच एज कार्निवोर्स रिसीव प्रोग्रेसिवली लेस एनर्जी ड्यू टू द एनर्जी लॉसिटीज स्टेज। यहाँ पे क्या कहा गया है कि जैसे कि हम पिरामिड के ऊपर जाते रहते हैं तो वैसे ही एनर्जी डिक्रीज होती रहती है। जैसे प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रहता है इसलिए वो बेस फॉर्म करता है, वैसे ही जब ये हम ऊपर जाते हैं तो हायर लेवल में जब हम पहुँचते हैं जैसे कार्निवोर्स में जब हम पहुँचते हैं तो वहाँ पे लेस एनर्जी वहाँ पे हमको देखने को मिलेगी, क्योंकि हर एक एनर्जी में एनर्जी इज़ लॉस हैज़ हीट, एनर्जी हीट की तरह गुम हो जाता है, लॉस हो जाता है, इसलिए ये चीज़ होता है यहाँ पे पिरामिड ऑफ एनर्जी में। So next is pyramid of number. Pyramid of number. This types
shows the population size at each trophic level. ये population की size को determine करता है. ये क्या करता है, pyramid of number population का size कितना है उस चीज़ को, trophic level में population का size कितना है उस चीज़ को ये show करता है. Typically there are more primary producers than consumers. प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इतने ज़्यादा, मतलब कंज्यूमर के अकॉर्डिंग कंज्यूमर जितने कम है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स उतने ही ज़्यादा है. एंड फ्यूअर एपेक्स प्रेडेटर्स एट द टॉप ऑफ द पिरामिड. मतलब जो प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर एक है, मतलब एक ट्री है तो एक ट्री में बहुत सारे जानवर बैठते, लाइक बर्ड्स रहते हैं वहाँ पे, इंसेक्ट्स रहते हैं वहाँ पे. बर्ड्स इंसेक्ट्स के साथ साथ आके डियर एंड ऑल भी वहाँ पे ही फीड आउट करते हैं. सो जो भी जानवर, एक ट्री बहुत सारे जानवरों को इकोसिस्टम देता है, बहुत सारे जानवरों को हैबिटेट देता है. तो मतलब ट्री जो हुआ वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हुआ, तो एक ट्री में बहुत ज़्यादा जानवर तो रहते हैं. बट क्या हुआ कि जो एक ट्री है वो बहुत सारे जानवरों को रहने देता है, बट जो बहुत सारे जानवरों को रहने देता है, पर क्या होता है इस दुनिया में जितने सारे पेड़ पौधे हैं उतने सारे जानवर तो नहीं है ना. अगर जितने सारे पेड़ पौधे इस दुनिया में है उतने सारे ही नंबर में, इन नंबर्स, ओके, नॉट इन बायोमास वेट एंड ऑल, बट इन नंबर जितने सारे ट्रीज़ एंड ऑल यहाँ पे है उतने सारे नंबर्स में एनिमल्स होते हैं. तो ह्यूमन बींग्स यहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर सकते थे. सो क्या हुआ कि जितने सारे ट्रीज़ है उतने सारे वो नहीं है ना, प्राइमरी मतलब कंज्यूमर्स नहीं है ना. जितने सारे कंज्यूमर्स है उतने सारे एपेक्स प्रेडेटर्स, वल्चर्स, ईगल्स भी नहीं है. जितना टाइगर, इंसेक्ट्स, डियर देखने को मिलते हैं उतने सारे तो हमको ईगल एंड हॉक तो देखने को नहीं मिलते हैं, वल्चर्स एंड ऑल. So some pyramids of number may be inverted when a few large producers support many smaller consumer. अब क्या हो सकता है कि जो पिरामिड ऑफ नंबर है वो इन्वर्टेड भी हो सकता है. पिरामिड ऑफ एनर्जी कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता. पिरामिड ऑफ एनर्जी अपराइट होगा, बट पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड हो सकता है क्योंकि पिरामिड ऑफ नंबर में जो लार्ज प्रोड्यूसर, जो फ्यू लार्ज प्रोड्यूसर्स है वो बहुत सारे स्मॉलर कंज्यूमर्स को क्या करते हैं, बहुत सारे स्मॉलर कंज्यूमर्स को जगह देते हैं रहने के लिए. एक लार्ज प्रोड्यूसर यानी कि एक बहुत बड़ा ट्री क्या करता है कि बहुत सारे जानवर से लेकर, बर्ड्स से लेकर, बैक्टीरिया से लेकर, इंसेक्ट से लेकर सबको वो क्या देता है, इवन ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, सबको वो क्या देता है, एक रहने का जगह देता है ट्रीज़ में. ठीक है, तो वो क्या करता है, बहुत सारे एनिमल्स को वो सर्वाइव करके रखता है. इसलिए क्या हो सकता है कि इन्वर्टेड भी हो सकता है क्योंकि एक ट्री में क्या हुआ, बहुत सारे जानवर हो गए तो ट्री छोटा पड़ गया और जानवर ज़्यादा पड़ गए ना, इसलिए ये उल्टा हो गया, इन्वर्टेड हो गया. फॉर एग्जाम्पल इन ए ट्री इकोसिस्टम, जैसे कि एग्जाम्पल में ट्री इकोसिस्टम में क्या होता है, एक ट्री, एक लिस्ट इन नंबर, ट्री being producer is the list in number and as we move up the pyramid the consumer count increases. ठीक है, तो जो मैंने कहा यहाँ पे वही पिरामिड ऑफ बायोमास. दिस पिरामिड मेजर्स द टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ईच लेवल. ये जो पिरामिड है ये टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिज्म का वेट कितना है ईच लेवल में, उस चीज़ को ये डिटरमाइन करता है. पिरामिड ऑफ बायोमास यानी कि उस ऑर्गेनिज्म का वेट, हर एक लेवल में जो ऑर्गेनिज्म है उनका टोटल वेट कितना है उस चीज़ को ये मेजर आउट करता है. सिमिलर टू द पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी की ही तरह ये जो बायोमास है ये डिक्रीज होता जाता है एज यू गो हायर इन द पिरामिड ड्यू टू इनएफिशिएंसी ऑफ एनर्जी ट्रांसफर. एनर्जी ट्रांसफ़र ज़्यादा नहीं होता है ऊपर जाते वक्त, तो इसलिए यहाँ पे जैसे कि पिरामिड ऑफ एनर्जी में हम अपराइट जाते हैं तो एनर्जी डिक्रीज़ होता जाता है, वैसे ही बायोमास भी डिक्रीज़ होता जाता है जैसे ही हम पिरामिड के ऊपर जाते हैं. लीडिंग टू फ्यूअर ऑर्गेनिजम्स विद ग्रेटर बायोमास एट लोअर लेवल्स. क्या होता है कि फ्यूअर और जो छोटे, जो कम ऑर्गेनिजम्स है उन कम ऑर्गेनिजम्स का भी लोअर लेवल में बहुत ज़्यादा बायोमास रहता है. पिरामिड ऑफ बायोमास आर इन्वर्टेड व्हेन प्रोड्यूसर्स हैव लेस बायोमास, प्रोड्यूसर्स हैव लेस बायोमास देन द कंज्यूमर्स. अब क्या होता है कि इतने सारे कीड़े मकोड़े हैं, इतने सारे डियर्स है, तो एक पेड़ को तौल के इतने सारे जानवर को तौलोगे तो क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली वो जानवर ज़्यादा वेट का हो जाएगा ना. सो क्या होगा कि यहाँ पे पिरामिड ऑफ बायोमास में क्या हो सकता है, पिरामिड ऑफ बायोमास में भी जो ये पिरामिड है, ये इकोलॉजिकल जो पिरामिड है ये इन्वर्टेड हो सकता है. इन्वर्टेड इसलिए हो सकता है क्योंकि
जो प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूसर का बायोमास लेस पड़ सकता है कंज्यूमर की तुलना में। फॉर एग्जांपल इन एन ओशन इकोसिस्टम, जैसे कि एक्वाटिक इकोसिस्टम में ये चीज़ देखी जा सकती है। एक ओशन इकोसिस्टम में क्या होगा कि फाइटोप्लैंक्टन्स जो प्रोड्यूसर्स है उनके पास लेस बायोमास होगा जो प्लैंक्टन्स को लेकर। ओशन इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम में क्या होगा कि एक्वाटिक इकोसिस्टम में बायोमास किसका ज़्यादा होगा, प्रोड्यूसर्स का बायोमास, फाइटोप्लैंक्टन्स का बायोमास बहुत ही कम होगा इन कंपेरिजन ऑफ जो प्लैंक्टन जो कि कंज्यूमर्स है। कंज्यूमर्स आके कंज्यूमर फाइटोप्लैंक्टन को ख़त्म कर देगा, थोड़ी देर बाद वो उगेगा उसको ख़त्म कर देगा। तो एट अ गिवन टाइम क्या होगा, हर वक्त नहीं होगा बट एट अ गिवन टाइम, उस स्पेसिफिक टाइम में क्या हो सकता है कि फाइटोप्लैंक्टन जो प्रोड्यूसर्स है उसका बायोमास कम हो सकता है जो प्लैंक्टन जो कि कंज्यूमर है। A diagram showing pyramids of number for grasslands and parasitic ecosystems. ये जो है प्रोड्यूसर्स ग्रीन प्लांट को प्राइमरी कंज्यूमर खा रहा है, उसको सेकेंडरी कंज्यूमर खा रहा है, फिर उसको टर्शरी कंज्यूमर खा रहा है। बट यहाँ पे जो इन्वर्टेड है, प्रोड्यूसर एक बहुत बड़ा ट्री है तो उसमें प्राइमरी कंज्यूमर चिड़िया पंक्षी वो सब है, तो सेकेंडरी कंज्यूमर क्या है, बिटल्स एंड ऑल है जो बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं। ट्री प्रोड्यूसर कम पड़ जाता है उस वक्त। पिरामिड ऑफ नंबर फॉर ग्रासलैंड एंड पैरासाइटिक इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में क्या होता है कि ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम में अपराइट ही रहता है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में अपराइट रहता है, बट पैरासाइटिक इकोसिस्टम में इन्वर्टेड रहता है। पैरासाइटिक इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड रहता है। पैरासाइटिक इकोसिस्टम में क्या होता है, पिरामिड ऑफ नंबर इन अ पैरासाइटिक इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड। Here are even diagrams showing pyramid of biomass for aquatic and grassland ecosystem. Aquatic में क्या होगा कि उल्टा होगा, क्योंकि प्रोड्यूसर्स जो है वो बहुत ही छोटे होंगे, लाइक क्योंकि प्रोड्यूसर्स का वेट बहुत कम होगा। इन द केस ऑफ हार्बीवोर्स लाइक मछलियाँ कितने बड़े बड़े मोटे मोटे होंगे। अब वो मछलियाँ किसी चीज़ को खा रही है तो वो ऑफकोर्स मछली से बड़ी तो नहीं है ना, मछली से छोटी है, इसलिए मछली उसको खा पा रही है। अब मैं जाके हाथी को खाऊंगी तो वो नहीं कर सकती ना मैं, क्योंकि मैं हाथी से बहुत छोटी हूँ, बट हाथी मेरे को खा सकता है अगर वो खाना चाहे तो। हाथी मेरे को खा सकता है क्योंकि हाथी के मुँह में मैं चली जाऊँगी, बट मेरे मुँह में हाथी नहीं जाएगा ना जब तक मैं उसको काट वाट ना लूँ। और वो सब मछलियों के पास तो नहीं होगा कि वो काट वाट के उसको खा ले। सो क्या होगा कि उसमें जो छोटी छोटी चीज़ होती है, जैसे मैं साग सब्जी में खाना चाहूँ तो मैं स्नेक को भी खा सकती हूँ, ठीक है। तो वैसे मछली क्या कर सकता है, मछली जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खाता है, तो मछली के कंपैरिजन में उन कीड़ों का वेट तो ऑफकोर्स कम ही रहेगा ना। और वो जो छोटी मोटी मछलियाँ रहते हैं उन मछलियों को भी खाने के लिए बहुत सारे बड़े बड़े शार्क, डॉल्फिन जैसे, ब्लू व्हेल्स जैसे मछलियाँ होते हैं, तो वो मछलियाँ क्या करते हैं, वो और भी ज़्यादा वेट होता है उनका, और ज़्यादा बड़े होते हैं, इसलिए और ज़्यादा वेट होता है। इसलिए पिरामिड ऑफ बायोमास क्या होता है, एक्वाटिक इकोसिस्टम में इन्वर्टेड होता है। पर पिरामिड ऑफ बायोमास ग्रासलैंड इकोसिस्टम में इन्वर्टेड नहीं होता है, अपराइट होता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, क्योंकि क्या होता है उसमें बायोमास क्या होता है 1000 किलोग्राम है तो 100 होगा, फिर डिक्रीज होता है ना। बायोमास ग्रासलैंड इकोसिस्टम में क्या होगा, खाते जाएगा तो क्या होगा, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जितने ज़्यादा घास है, घास के पास जितनी एनर्जी है उतनी एनर्जी जो डियर्स रेबिट्स के पास है उतनी नहीं होगी, और जितनी के पास होगी उतनी वुल्फ के पास नहीं होगी, जितनी वुल्फ के पास होगी उतनी लायन के पास नहीं होगी एनर्जी, इसलिए ये घटते जाएगा, ठीक है। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में अपराइट ही रहेगा। नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब। फूड चेन क्या है, फूड चेन एक लीनियर सीक्वेंस है जो शो करता है कि एनर्जी और न्यूट्रिएंट एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिजम्स में कैसे फ्लो करेंगे। एवरी टाइप ऑफ इकोसिस्टम हैज़ इट्स ओन फूड चेन। हर एक इकोसिस्टम के टाइप में अपनी अपनी एक फूड चेन बना रहता है। ये प्रोड्यूसर से शुरू होकर, यूजुअली प्लांट और एल्गे से शुरू होकर एक टॉप प्रेडेटर में जाके रुक जाता है, एंड हो जाता है। हर एक ऑर्गेनिजम्स फूड चेन में हर एक ऑर्गेनिजम्स एक फूड की तरह सर्व करता है फॉर द नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल। ग्रास फूड की तरह ग्रास सर्व्स एज फूड फॉर द नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल, दैट इज डियर और दैट ग्रासहोपर्स। एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल फूड चेन। टेरेस्ट्रियल फूड चेन में क्या हो सकता है, ग्रास
को ग्रासहोपर खा सकता है, ग्रासहोपर को फ्रॉग खा सकता है एंड फ्रॉग को हॉक खा सकता है, ठीक है। तो ये एक फूड चेन हुआ। बट फूड वेब में क्या होगा कि बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स एंड इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स ऑफ मल्टीपल फूड चेन्स होंगे, जहाँ पे एक विद इन इकोसिस्टम में क्या होगा, बहुत सारे मल्टीपल फूड चेन्स होंगे। एक फूड चेन नहीं होगा, बहुत सारे मल्टीपल फूड चेन एंड कम्प्लेक्स इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स होंगे, जिसको फूड वेब कहा जाएगा। इंटरनली बहुत सारे फूड चेन्स को मिलाकर एक फूड वेब बनता है। It shows how different food chains are linked together with organisms often occupying more than one trophic label. एक ट्रॉफिक लेबल से भी बहुत ज़्यादा ट्रॉफिक लेबल जो ऑक्यूपाई करते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स ऑक्यूपाई करते हैं, उन चीज़ों को फूड चेन को लिंक करके उनको फूड वेब में डाला जाता है। और फूड वेब एक्यूरेटली रिप्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। फूड चेन एक्यूरेटली उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, फ्लो ऑफ एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करता है इकोसिस्टम में, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स ऑफन कंज्यूम मोर देन वन टाइप ऑफ फूड। क्योंकि ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, एक ही खाना नहीं खाते ना, अलग अलग खाना खा सकते हैं। इसलिए जैसे कि अब यहाँ पे स्टार्टिंग से करें, स्टार्टिंग ग्रास से हो तो ग्रास को रैबिट खाता है, रैबिट को माउंटेन लायंस भी खाते हैं, रैबिट को स्नेक्स भी खाते हैं, रैबिट को फॉक्स भी खाते हैं एंड रैबिट को उल्स भी खाते हैं। रैबिट को उल खाते हैं तो रैबिट को फॉक्स खाते हैं, तो रैबिट को फॉक्स खाते हैं, बट फॉक्स माइस को भी खाते हैं। एंड इवन फॉक्स किसको खाते हैं, फॉक्स सी ईटिंग बर्ड्स को खाते हैं, फॉक्स स्क्विरल्स को खाते हैं, स्क्विरल्स को उल खाते हैं, रैबिट को भी उल खाता है, ठीक है। तो ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाता है, वैसे होते हैं फूड वेब्स। एंड फूड वेब में डिकम्पोजर बैक्टीरिया एंड फंगाई भी इंक्लूडेड रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम्प्लेक्स होता है। So this is how I completed biosphere.